नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अमन प्रसाद। हमारी खास पेशकश वास्तु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बच्चों के स्टडी रूम की। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हम बच्चों के स्टडी रूम को व्यवस्थित करें तो किस तरह सकारात्मक परिणाम बच्चों को मिल सकते हैं। आज इसी विषय पर आगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वास्तु एक्सपर्ट आशीष गुप्ता जी। आशीष जी, वास्तु मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमन जी। नमस्कार दोस्तों। आशीष जी, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बच्चों के पढ़ने के कमरे का क्या वास्तु होना चाहिए? उनके स्टडी टेबल किस दिशा में होनी चाहिए? लैंप जो होते हैं स्टडी लैंप, वो किस दिशा में होनी चाहिए? दर्शकों, आप लोग बच्चे को ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर जो है प्रॉपर्टी के, वहाँ बैठाकर बच्चे को पढ़ाइए। बच्ची की टेबल ईस्टर्न जोन में लगाइए और जो लैंप हैं वो टेबल के साउथ ईस्ट जोन में रख के लगाइए। टेबल के साउथ ईस्ट से ऊर्जा आएगी, बच्चा ईस्ट फेस करके स्टडीज करेंगे जी। और भवन के और रूम के ईस्टर्न सेक्टर में बैठ के बच्चा स्टडी करेगा। ये एक सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है। कोई स्ट्रेस मैनेज करने का वास्तु उपाय है? बिल्कुल है और बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। और अमन जी, मेरा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को निवेदन है कि ये बहुत सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव टिप है। मैंने सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स पे इसको अप्लाई किया है और हमने बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट्स लिए हैं। बच्चा स्ट्रेस में आता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें सबसे पहले तो माता पिता को स्वीकार करना होगा कि बच्चा स्ट्रेस में आएगा। एक गला काट प्रतियोगिता है, तीव्र कंपटीशन है, उसके भविष्य का सवाल है। लेकिन जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को यदि हम एक ऊर्जा के रूप में देखें कि स्ट्रेस कोई बुराई नहीं है, ये एक ऊर्जा है। और न्यूटन के लॉ कहते हैं कि हम ऊर्जा को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा को हम परिवर्तित कर सकते हैं एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, न्यूटन्स लॉ है। तो उस आधार पे यदि हम स्ट्रेस को एक ऊर्जा के रूप में देखें और यदि हम उस स्ट्रेस को एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएं, तो वो जो स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम थी, वो ना जो बच्चे को गिरा रही थी, वो ना सिर्फ दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होकर बच्चे को एनर्जी दे रही है, बल्कि वो उसको बेहतर अचीव करने में मदद भी कर रही है। इस सिद्धांत को स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो वास्तु नियम है वो बच्चे पे अप्लाई नहीं होगा, वो माता पिता पे अप्लाई होगा जी। तो जो माता पिता मेरी बात सुन रहे हैं आज, उनको लिए मैं कुछ वास्तु टिप्स देता हूँ। 2-3 बहुत सहज सिद्धांत हैं। स्ट्रेस कब होगा? जब बच्चे के दिमाग में विचार आकर रुक जाएंगे, यानी कि जो हमारा आकाश तत्व है वो गड़बड़ हो गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्व हैं। और जो हमारा जो माइंड है ये बच्चे का आकाश तत्व है। आकाश तत्व जो है वो गड़बड़ हो गया है और यहाँ पर एजुकेशन में आकाश तत्व का ही सबसे बेहतर हमें प्रयोग करना है जी। इस अवस्था में बच्चे के, जैसे जो कन्या है, जो लड़की है घर की, उसकी मदर, और जो लड़का है उसके फादर, वो यहाँ पर मैंने पहले भी चर्चा की थी कि वास्तु इज़ रिलेटिव विथ एज, प्रोफेशन एंड जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर एंगल को हम थोड़ा यूज़ करेंगे, इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो लड़की की माता और लड़के के पिता अपने बच्चे को लेके एक वॉक पे ज़रूर जाएं। वो वॉक गाड़ी से नहीं होगा, वो पैदल होगा। और घर के बिल्कुल समीपतम जो भी कोई पार्क है छोटा, उस पार्क में जाएंगे। उस पार्क में जाके बच्चे को वॉक कराएंगे और वहाँ पर बच्चे से एजुकेशन रिलेटेड चर्चा नहीं करेंगे, जनरल चर्चा करेंगे। इससे मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट कैसे आएगा और वास्तु कैसे काम करेगा। यहाँ पर आकाश तत्व में मिल रहा है, क्योंकि पार्क ओपन स्पेस है। मस्तिष्क को हमने आकाश से लिया है, आकाश तत्व से मिल रहा है। सेकंड, जो हमारा वायु तत्व है, जो विचार आके रुक गए हैं, यानी कि एक ब्लॉकेड ऑफ एयर है आकाश तत्व में, वो शुद्ध हवा उसको प्राप्त हो रही है जी। शुद्ध हवा उसको प्राप्त हो रही है। तीसरा, जो पृथ्वी तत्व है, पार्क में पृथ्वी तत्व की अधिकता है और एज ए फादर और एज ए मदर आप उसकी सपोर्ट करने के लिए साथ खड़े हैं, तो आप उसके मेंटर्स भी हैं, आप उसको पृथ्वी तत्व प्रदान कर रहे हैं।
क्योंकि आप उसकी ऊर्जा से बात करके उसकी ऊर्जा को रिलैक्स करने की या एग्जॉस्ट करने की, या करेक्ट वर्ड यूज करो तो चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे जी हैं। आशीष जी, इसमें मेडिटेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक मेडिटेशन जो होता है वो कहते हैं कि बच्चों को रिफ्रेश कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे हो चाहे एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, वो मेडिटेशन बहुत काम आते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है आपने। जिस समय आप बच्चे को घुमाकर लाएंगे अपने घर पे वापस, उसके बाद एक 10 मिनट का मेडिटेशन देना है, एंड वो बहुत सिंपल टिप है, बहुत सहज उपाय है। उस 10 मिनट के मेडिटेशन में देखिए, बच्चे को अगर आप आंख बंद करके बिठाएंगे तो वो व्यवस्था के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के माइंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले चल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बच्चे को कहेंगे कि आप मेडिटेट नहीं करना है, वी विल नॉट यूज द वर्ड मेडिटेट, देन व्हाट विल वी डू, हम बच्चे को किसी एक स्थान पे बिठा देंगे। वो अपने घर का मंदिर भी हो सकता है, और वो अपने घर का पश्चिमी क्षेत्र भी हो सकता है, वेस्टर्न जोन भी हो सकता है। आप वहाँ बच्चे को बिठा दीजिए, एक कैंडल जला दीजिए, और बच्चे को सिर्फ बोलिए कि बेटा आप 10 मिनट का एक अलार्म लगा लीजिए घड़ी में, और आप सिर्फ जो ज्योति है कैंडल की, आप उसको देखिए। उसको कोई मेडिटेशन नहीं कराना है। जैसे जैसे बच्चा ज्योति को देखेगा, कैंडल की ज्योति को देखेगा, वैसे वैसे उसका फोकस ऑटोमेटिकली करेक्ट होता जाएगा। 10 मिनट के बाद सिंपली उस कैंडल को बुझा दीजिए, किसी भी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं वो बहुत सहज हैं और बहुत वैज्ञानिक हैं, इसमें किसी तरह का आपको वहम नहीं करना है। ये 2 उपाय आप कराइए दोस्तों अपने बच्चों से, और एग्जाम सर पे हैं, और फैंटास्टिक रिजल्ट्स मुझे पूरा विश्वास है आपको प्राप्त हो। जी आशीष जी, क्या बच्चों के स्टडी रूम में कलर पेंट से भी वास्तु दोष खत्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, और कलर थेरेपी में हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। प्रमोशन होना चाहिए डेफिनेटली। तो बच्चों के कमरे में जो रंगों का प्रयोग है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और बच्चों की जो नेचर है, प्रकृति है, उसके अनुकूल करना चाहिए। लेकिन सामान्य सिद्धांत के अनुकूल किसी भी परिस्थिति में बहुत तेज रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग जो हैं दीवारों पे या तो बहुत गहरा नीला करा देंगे, या बहुत गहरा चॉकलेटी कलर करा देते हैं। तो बहुत गहरे रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए, इससे बच्चे के अंदर स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, या बहुत अगर नीला रंग पर का प्रयोग होगा तो वो डाउननेस में आना शुरू हो जाएगा। तो मध्यम रंगों का प्रयोग करें, और बच्चों के कमरे में क्रीम कलर बहुत अच्छा रहता है, वाइट और वाइट के कॉम्बिनेशंस अच्छे रहते हैं, लाइट येलो अच्छा रहता है। इस प्रकार के हल्के रंग कराइए ताकि पॉजिटिविटी इंप्रूव। दर्शकों, हम बात कर रहे थे परीक्षा में बच्चों के हाई स्कोर बनाने की। कई बार देखने में आता है कि स्कूल और घर का माहौल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे मेहनत भी पूरी तरीके से करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितनी उन्होंने मेहनत की होती है। तो आशीष जी, बच्चे क्या उपाय करें जिससे वो एग्जाम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए और हाई स्कोर बना पाए? कंपटीशन का ज़माना है, और हाई स्कोर एकमात्र मंत्र है। 3 क्षेत्र की हम बात करेंगे दोस्तों। 3 जोन हैं वास्तु के आधार पर भवन के, जिनको मुख्यतया फोकस करना होगा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण जी, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। इसमें एक दिशा है और 2 विदिशाएं हैं, लेकिन जहां पूरा प्रभाव है वो नॉर्थ का है। नॉर्थ और नॉर्थ की उपदिशाएं, इसको यदि हम वास्तु बगवे की बात करते हैं तो वास्तु बगवे के हिसाब से, ये वास्तु चार्ट के हिसाब से ये आकाशीय एरिया है, टॉप का एरिया है। इसको हमें मूल रूप से फोकस करना होगा। यहाँ पर अवस्थित ग्रहों के बारे में हमें जानना होगा। चंद्र, बुध, बृहस्पति, ये 4 ग्रह रेस्पॉन्सिबल हैं, और ये 4 ग्रह हमारे सपोर्ट करें वास्तु के अनुकूल तो बच्चे अच्छे नंबर लें, इसमें कोई संदेह बाकी नहीं बचता है। चंद्रमा यानी कि नॉर्थ वेस्ट, बुध यानी कि नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि बृहस्पति। तो दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी का ये जो पॉजिटिव जोन है, बगवे का जो आकाशीय जोन है, इस जोन को कृपया आप किसी भी प्रकार से के क्लटर से मुक्त रखिए। इस जोन में आप झाड़ू, पोचे की बाल्टी कृपया यहाँ पे ना प्लेस करें। इस जोन में आप डस्टबिन प्लेस ना करें। इस जोन में आप शू रैक प्लेस ना करें।
इस जोन में आप रद्दी के अखबार इकट्ठे ना करें। इस जोन में आप कोई हैवी अलमारी, हैवी लोहे की अलमारी, सामान की अलमारी, इस तरह का प्लेसमेंट ना दें। इस जोन में ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ आप बिल्कुल मत कीजिए। ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ रोकने से आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा। अब प्रमोशन की बात करेंगे। इस जोन में दोस्तों कृपया जो आपके पास खिड़की या दरवाजे हैं उनको खोल दीजिए, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जेटिक एयर को भवन में प्रवेश करने दीजिए। इस जोन में यदि आपके पास किसी भी प्रकार से कोई फ्रेगनेंस अगर आप यहाँ पर कर सकें, किसी भी प्रकार की अच्छी फ्रेगनेंस यदि आप कर सकें तो वो फ्रेगनेंस कीजिए। हल्का कुछ जिसको बोलते हैं कि एयर प्यूरीफायर या कोई परफ्यूम का प्रयोग, ये आप करें इस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस जोन में यदि आप प्लांट रख सकते हैं, पौधा रख सकते हैं, और मैं सदैव अपने दर्शकों को कहता हूं कि कृपया आप नॉर्थ ईस्ट जोन में तो सेक्टर में एक तुलसा जी रख ही दीजिए। और अमन जी, हमने पहले भी चर्चा की है इस बारे में कि तुलसा जी को यदि बच्चे प्रणाम कर सकें तो बच्चे तो प्रणाम करेंगे तुलसा जी पे, और बच्चों की जो माताएं हैं या बुआएं हैं या बड़ी बहन है यदि कोई, या पिताजी या दादाजी या दादी, कोई भी हो सकते हैं, वो तुलसा जी पे प्रातः और शाम को एक छोटा सा देसी घी का दिया जलाएं। तो इससे सभी पॉजिटिव शक्तियां जो हैं वो बेहतर तारतम्यता के साथ बेहतर सिंक्रोनाइज करेंगी बच्चे के एनर्जीज के साथ, और एज ए रिजल्ट बच्चा अपना बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। हमें यहाँ बहुत स्पष्टता से ध्यान रखना है कि सभी बच्चे 100% परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस लेवल का है उस कैटेगरी में वो बेस्ट परफॉर्म करे या फिर थोड़ा अधिक परफॉर्म करे। ये ऊर्जाएं बच्चे को डेफिनेटली हेल्प करेंगी, एक बहुत अच्छी ईजीनेस में रहने की, टेंशन नहीं होगी, प्रमोशन मिलेगी और बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा। जी, क्या बच्चों जो होते हैं, जो एग्ज़ाम के समय होता है, एग्ज़ाम का समय जो होता है उसमें देखा जाता है कि बच्चे को माँ बाप की तरफ से बहुत प्रेशर दिया जाता है कि सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करो। तो क्या अगर स्पोर्ट्स में भी वो भाग लेता है तो क्या ये सही माना जाएगा? क्योंकि कोई बच्चे होते हैं सोचते हैं कि हाँ, अगर हम खेलने चले जाएंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर एग्ज़ाम्स में फेल भी हो जाएंगे। तो इसके क्या कुछ नियम हैं वास्तव में? जी बिल्कुल नियम है, और हम जानते हैं देश की सम्मानीय मैरी कॉम हैं या सम्मानीय पीटी उषा हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि जहाँ पर इन्होंने गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मित्रों, हर बच्चा एक अलग परिस्थिति के साथ, एक अलग माइंडसेट के साथ और एक अलग ऊर्जा के साथ जन्म लेता है। उसकी ऊर्जाओं को हमें सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो बच्चे को गेम्स में पूरा रुझान रखना चाहिए, बच्चे को आपको सपोर्ट करना चाहिए गेम्स के लिए। पेपर्स के दौरान उसकी गेम एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए लिमिटाइज करके उसको वॉक पे फोकस करा देना चाहिए, ताकि क्योंकि ऊर्जा और समय उधर थोड़ा बचा सके वहाँ से, जिसको हम फोकस कर सके पढ़ाई पे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए। आपका बच्चा अपना बेस्ट देने की ताकत रखता है। वो यदि आप ये वास्तु के नियमों का, वास्तु के टिप्स का पालन करेंगे और आप अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उदाहरण के लिए आपका बच्चा यदि 80% का है तो आप उसको 80-85 के लिए मोटिवेट कीजिए। वो डेफिनेटली 80 की बजाय 85% अचीव कर सकता है। आप ये छोटे छोटे नियमों का पालन कीजिए। बच्चे को आग्रह कीजिए कि वो कितने भी पेपर हैं लेकिन हर लाइट वॉक के लिए ज़रूर जाए, और इससे बच्चा फ्रेश होता है और बच्चा रिलैक्स होता है और बच्चे को बेहतर परफॉर्म करने की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जी आशीष जी, पढ़ाई संबंधी पुस्तकें किस दिशा में रखनी चाहिए जिससे वो सही उपाय निकल सके? फर्स्ट बेस्ट डायरेक्शन, सेकंड बेस्ट डायरेक्शन, थर्ड बेस्ट डायरेक्शन पुस्तकों की। फर्स्ट बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट, सेकंड बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट, थर्ड बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट। दोस्तों, 3 मुख्य डायरेक्शन और वो ईस्ट है। मैं इसका आपको कारण समझाता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ। अमन जी, हमने पहले भी चर्चा की है कि ईस्ट दिशा पे सूर्य देव का उदय हो रहा है। सूर्य देव की जो पॉजिटिव रेज हैं वो ईस्ट पे आके पड़ रही हैं, यानी कि सूर्य देव की पॉजिटिव किरणें, ऊर्जित किरणें पुस्तकों को आके ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। तो हर परिस्थिति में मित्रों, आप अपने बच्चे की पुस्तकों को ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द हाउस में रखिए और किसी कबर्ड के या किसी अलमारी के अंदर मत रखिए, उसको ओपन रैक पे रखिए। उन पुस्तकों को ऊर्जाओं के से ऊर्जित होने दीजिए। हम देखिए, हम बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, ये सब ऊर्जा का खेल है।
हम वही दूध पीते हैं, हमारा बच्चा वही दूध पीता है, उसका बदन बढ़ता है, हमारा बदन नहीं बढ़ता। ये सब ऊर्जाओं का खेल है। जहाँ जो ऊर्जा की आवश्यकता है, प्रकृति उस ऊर्जा को पूरा करती है। हमारा सिर्फ इतना कर्तव्य है कि हम उन ऊर्जाओं के आने वाले मार्ग में बाधक ना बने। हमें जो ऑब्स्टकल्स हमने क्रिएट किए हैं ऊर्जा के परिचालन में या सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनर्जी में, हम उस ऊर्जा के परिचालन में बाधा हटा देनी है जी। तो कबर्ड यानी कि अलमारी का जो ढक्कन बंद है वो पुस्तक और ऊर्जा के बीच में चलने वाली ऊर्जा रेखाओं का बाधा है। हमें उसको रिमोट कर देना है, हम उसको हटा देना है, समाप्त कर देना है। तो ओपन में बुक्स रखिए, बुक्स व्यवस्थित रखिए, सूर्य देव की ऊर्जा आएगी, वो बुक्स को एनर्जाइज करेगी, आपके बच्चे को एनर्जाइज करेगी। ऊर्जा का बेहतर संयुक्त सम्मिश्रित रूप आपके बच्चे को आगे बढ़ाने की पूरी क्षमता रखता है। जी। आशीष जी, अध्ययन कक्ष शौचालय के नजदीक हो तो क्या करें? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है आज ये। वास्तुशास्त्र के हिसाब से वॉशरूम्स जो हैं, टॉयलेट्स जो हैं, वो भवन के भीतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव एक्टिविटी वहाँ पर प्ले की जाती है। आजकल आदर्श रूप में तो वो टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए भवन में बच्चों के स्टडी रूम के साथ, लेकिन आज के देशकाल पात्र के हिसाब से ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है और ज़रूरत भी बन चुका है। आजकल ऐसी दर्शकों ऐसी बहुत सी अनेकानेक विधियां अवेलेबल हैं जहां बिना तोड़फोड़ किए आप वास्तु की ऊर्जाओं को समन्वित कर सकते हैं और उसको आप बेहतर प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसी जो थेरेपीज़ अवेलेबल हैं उनका आप प्रयोग कीजिए और उस नेगेटिविटी को कंट्रोल कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा एक सिद्धांत, सिंपल सिद्धांत है, मोटा नमक वॉशरूम में रख दीजिए किसी क्रिस्टल के बाउल में, ऐसे रखिए कि उस पर पानी की छींटें ना पड़ें। तो अमन जी, हमारे दर्शकों को जमीन पे नहीं रखना होगा क्रिस्टल का बाउल, ऊंचा रखना होगा कहीं, और एवरी ट्यूसडे और सैटरडे को उस नमक को बिना हाथ लगाए फ्लश आउट कर दीजिए। फ्लश में डाल के उसको फ्लश कर दीजिए और फ्रेश उसको भर के रख दीजिए। इससे नेगेटिविटी में काफ़ी हद तक जो है वो कमी देखने में आई है। जी। आशीष जी, कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं तो कुछ सुबह उठकर पढ़ते हैं, कौन सा समय बच्चों के पढ़ने के लिए ठीक है? देखिए, माना तो ये जाता है कि प्रातःकाल में, क्योंकि सूर्यदेव की जो पॉजिटिव एनर्जी है, धनात्मक ऊर्जा से युक्त जो रश्मियाँ भवन में आ रही हैं, उस समय पढ़ना उचित है। लेकिन आजकल के बच्चों के कुछ पढ़ने के सिस्टम्स कुछ डिफर हो गए हैं। इसके साथ साथ हमें दोस्तों ये भी समझना होगा कि बच्चों के सब्जेक्ट्स चेंज हो चुके हैं। उसके अनुकूल आज जो बच्चा जिस समय पढ़ना चाहता है, हम उसको उसी समय पढ़ने में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। बच्चा प्रातःकाल उठ के पढ़ना चाहता है, हम कहेंगे स्वागत है, आप प्रातःकाल पढ़िए। दिन में पढ़ना चाहते हैं, दिन में पढ़िए। रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, रात्रि में पढ़िए। हमें भी अपना याद है, जब हम छोटी क्लास में तो सुबह उठ के पढ़ते थे, लेकिन जब हम अपनी इंजीनियरिंग सेशन में आए तो उस समय हमने रात को पढ़ना शुरू किया था। तो बच्चे को हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। बच्चे जब पढ़ना चाहते हैं वो तब पढ़ें। लोगों को कुछ ऐसी भ्रांति है कि मॉर्निंग में सनराइज है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक अद्भुत पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। सनराइज है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन सूर्य एक ही हैं हमारी पृथ्वी के लिए, और वो सूर्य देव हर समय हर क्षण कहीं ना कहीं सनराइज कर रहे हैं। आप अपने शक्तियों को यदि थोड़ा स्पेस में लेके जाएंगे तो सूर्यदेव हर क्षण 24 घंटे सनराइज हो रहा है। आज पृथ्वी के इस हिस्से में सनराइज है, थोड़ी देर में उस हिस्से में सनराइज है, फिर 8 घंटे बाद इस हिस्से में सनराइज है, 12 घंटे बाद यहाँ सनराइज है और यहाँ फिर सनराइज है। तो सूर्य देव की रश्मियाँ सदैव सदैव पॉजिटिव आ रही हैं आपके पास। इस भावना से पढ़ाई के समय इस भावना को लेते हुए आप अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करेंगे और मन में किसी प्रकार का वहम नहीं आने देंगे। ये सिद्धांत जो हैं ये वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, कोई वहम नहीं है। हर वहम को हटाएंगे बच्चों, और जिस समय आपके पढ़ने की इच्छा हो रही है, जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, माता पिता जो हैं उनको मेरा निवेदन है, अपने बच्चे को प्रेम पूर्वक उसी समय पढ़ने के लिए आप प्रमोट और हेल्प कीजिए। 24 घंटे अच्छे हैं, बच्चा 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकता है। जैसे व्यवस्था बनी हुई है उसमें कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जी आशीष जी, रिसर्च तथा गंभीर विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का अध्ययन कक्ष किस दिशा में होनी चाहिए? जो उच्च स्टडीज़ हैं, हायर स्टडीज़ जिसको हम बोलते हैं, देखिए जब हम लोग माध्यमिक लेवल पे बात करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो अलग अलग विषयों में
होता है। हमें विज्ञान भी पढ़ना है, हमें मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, हमें हिंदी या इंग्लिश या जो सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस या स्टैटिस्टिक्स जो भी कुछ हमारे विषय के अनुरूप हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं पढ़ाई में, हमारे हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, तो हमारा फोकस एक मुख्य सब्जेक्ट पे आता जाता है और उस सब्जेक्ट पे फोकस रखना बहुत आवश्यक है। एक पॉइंट पे रहना है, एक पॉइंट को सोचना है, एक पॉइंट से चलना है और उसके हिसाब से एक पॉइंट के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि कौन सी वो दिशा है जो हमें एक पॉइंट पे फोकस रखने में सहभागी है। और अमन जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पश्चिम दिशा पे बहुत कम प्रयोग हुए हैं, लेकिन पश्चिम दिशा फोकस के लिए एक अद्भुत दिशा है। हमने पहले भी चर्चा की है कि जो बच्चे चंचल हैं उनको वेस्ट दिशा की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। पश्चिम दिशा धैर्य के लिए बहुत अधिक सहयोगी है और इसका एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी है मित्रों हमारे पास, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अनुकूल पश्चिम दिशा में शनि भगवान का निवास है और शनि देव को शनै शनै भी बोलते हैं, धीरे धीरे चलने वाले बोलते हैं, फोकस देते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो हायर स्टडीज़ में है, यहाँ पर एज बार नहीं लेंगे, तो वेस्ट का आप पूरा का पूरा दोस्तों प्रयोग करें और जितने भी हायर स्टडीज़ के हमारे दर्शक हैं वो पश्चिम दिशा का प्रयोग करें, उनको अद्भुत परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। पश्चिम दिशा धैर्य के लिए सर्वोत्तम दिशा है। तो दर्शकों, आपने आशीष जी से जाना स्टडी रूम के बारे में। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में जान लेते हैं आज का वास्तु टिप्स। तो आशीष जी, बच्चों की परीक्षा सर पे है और ऐसे कुछ दर्शकों को टिप्स दीजिए ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर पाएं। दर्शकों, विश्वास मजबूत रखिए, आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनके अंदर बहुत बेहतर कर पाने की पूरी संभावना है। प्रकृति के पास देने के लिए अकूत संपदा है, वहाँ कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो हमारी इंटरफेसिंग की। हम प्रकृति के साथ इंटरफेस नहीं कर पाते हैं, कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं, और वो इंटरफेसिंग की पावर वास्तुशास्त्र हमें प्रदान करते हैं कि हम प्रकृति के साथ अपने बच्चे की ऊर्जा का, अपने बच्चे की शक्तियों का इंटरफेसिंग या प्रॉपर कनेक्शन स्थापित कर सकें। छोटी छोटी जो मैंने चीज़ें शेयर की हैं वो अगर हमारे मित्र, हमारे भाई बहन करें तो बच्चों को रिजल्ट्स में बहुत अच्छा आएगा। कृपया दोस्तों, आप ईस्ट फेसिंग करके पढ़ें, पूरब की ओर अपना मुख करके पढ़ें, ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके कमरे में एक माँ सरस्वती की तस्वीर आपकी ऊर्जा की, एजुकेशन की जो ऊर्जा है उस शक्ति को बहुत अच्छे से बेटर प्रमोट करती है, बहुत आवश्यक है। माता पिता के साथ सुबह में, शाम में, दिन में जब भी टाइम मिले, एक छोटा सा पार्क का 10 या 12 या 15 मिनट का वॉक आपको बहुत रिलैक्स देगा, ईज देगा, और उस समय आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी चैटिंग कीजिए, बात कीजिए, जिस भी विषय पे आप बात करना चाहते हैं वो बात कीजिए। और पेरेंट्स, आपके लिए यहाँ पे मेरा सुझाव है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने सब्जेक्ट पे बात ना करके बच्चे के मन का जो सब्जेक्ट है उस पर बात करें। बच्चे के मन में जो विचार रुका हुआ है वो पार्क में आपकी चहलकदमी के दौरान वो बह जाएगा, उसकी ऊर्जाएं व्यवस्थित हो जाएंगी। बच्चों, मैंने आपको एक छोटा सा टिप दिया है कि कृपया किसी ग्रीन प्लांट को पानी अवश्य दीजिए, और ग्रीन प्लांट के साथ अगर माताएं बहनें तुलसा जी में एक दीपक जला सकें, इससे बेटर होगा। और पूर्ण मन से, पूर्ण विश्वास से माँ सरस्वती का जो मंत्र मैंने प्रदान किया, मुझे भी मेरे गुरु से मिला है अमन जी, और मेरे गुरु की शक्तियों के साथ मैं ये आगे दे रहा हूँ, बाकी उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे गुरु ही आपको प्रदान कर रहे हैं। इस मंत्र का आप पाठ करें, माताएं बहनें इसका पाठ करें और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हर बच्चा विलक्षण है, हर बच्चे में शक्ति है, हर बच्चे में आगे बढ़ने की भरपूर संभावनाएं हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, जीवन में बहुत नाम कमाएंगे, घर परिवार, समाज क्षेत्र और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। जी, तो दर्शकों, आज आपने आशीष जी से जाना स्टडी रूम और एजुकेशन के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों के बारे में। तो वास्तुशास्त्र पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आशीष जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बच्चों, आपके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम आपसे फिर मिलेंगे वास्तु की और नई जानकारियों और टिप्स के साथ। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश वास्तु मंत्र।